अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, अवाम पहले ही महंगाई की चक्की तले पिस रहे थे, जबकि इसके साथ ही हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश कर दिया गया है और मजीद महंगाई के जो अंबार हैं वो अवाम के सामने आ रहे हैं। अवाम का भरपूर इसके ऊपर रिएक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ बहुत सारे अहम सियासी मामलात हैं जिसमें और पेचीदगियाँ और तलखियाँ बढ़ रही हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला है। अदालत ने जो इमरान खान की जमानत है वो मुस्तरद की और उसके बाद पेश होने का कहा। अब हुकूमत इसके ऊपर ये सोच विचार कर रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, जबकि पीटीआई इसके लिए तैयारियां कर रही है कि किस तरह से इमरान खान को इस गिरफ्तारी से बचाया जा सकता है कानूनी तौर पर भी, और अगर गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो रिएक्शन क्या हो सकता है अवामी सतह पर, इसके लिए भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन दूसरी सतह पर यह कहा जा रहा है कि एक तरफ तो पीटीआई ने अपना ये जेल भरो तहरीक शुरू की थी, तो दूसरी तरफ इमरान खान गिरफ्तारी से या फिर अदालत पेश होने से क्यों घबरा रहे हैं, यह हम सवाल है आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ मौजूद गेस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना अरशद साहब हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं याबर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। पहले बात करूंगी अवाम की पल्स की, जिसकी सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है कि उसको बेहतर किया जाए, लेकिन हुकूमत के पास कोई ऑप्शन लगती नहीं है कि वो उसके ऊपर कुछ सोच सकती है, क्योंकि इस वक्त आईएमएफ का टारगेट है जो कि वजीर आजम ने एक किस्म की गारंटी दी है कि वो उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप ये समझते हैं कि ये जो मिनी बजट अभी लाया गया है अवाम के दुखों में मदावा करने की बजाय बल्कि उनके दुख दर्द में मजीद इजाफा किया जा रहा है, ये कोई दुरुस्त एक कदम नहीं है, आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, कोई भी जी हुई शख्स अवाम के ऊपर पड़ने वाले बोझ की तरफ तो कभी भी उसे सपोर्ट नहीं कर सकता, और मैं नहीं समझता कि मैं हुकूमत की इत्तेहादी जमात होने के नाते ये बात कहूँ। इवन खुद हुकूमती जमात, हुकूमती नुमाइंदे भी ये कोई खुश दिली से नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कोई उनका मर्जी नहीं है, हाँ मजबूरी हो सकती है, और इस मजबूरी की बेहतरी के लिए इन 8 महीनों के अंदर जरूर काम करना चाहिए था। आवाजें कैबिनेट में भी उठती हैं, आवाजें पीएमएलएन के अंदर भी उठती हैं। अगर मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें दिल उनका खून के आंसू होता है जब आवाम के ऊपर बोझ पड़े, जब उनकी अपनी हुकूमत हो, तो मैं एक तो हूँ, एक आम आदमी और एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं किस तरह इसे सपोर्ट कर सकता हूँ या कहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें देखना ये है कि एक तो हुकूमत को, स्पेशली जिनके पास ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है और सारी मैनेजमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि पीएमएलएन जो मेन पार्टनर है इस इत्तेहादी हुकूमत में, उन्हें इसकी बेहतरी की तरफ देखना चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब, मरियम नवाज ने यह कहा है कि सारी जिम्मेदारी पीएमएलएन के ऊपर ना डालें, ये सबकी इत्तेहादी हुकूमत है, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि मिनिस्टर उनका फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप सिर्फ उनको कहें कि ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी सबकी है, बराबरी की सतह पर है। देखिए, मैंने जिम्मेदारी कबूल करने से तो बात नहीं की, मैं तो बेहतरी की तजवीज दे रहा हूँ, तनकीद तो नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ कि जिस तरह कभी असद उमर साहब आए थे जो इनके पोस्टर बुआए थे इमरान खान साहब के, तो उन्होंने आके टाइम पे फैसले नहीं किए थे, फिर उनका क्लैश चलता रहा पाशा साहब के साथ, और वो इब्तदाई दौर में मईशत को बड़ा नुकसान हुआ, आपको वो याद होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मिफ्ता और इसहाक डार क्लैश ने भी, या जो ग्रुपिंग है उसने नुकसान पहुंचाया है। इसकी तरफ तवज्जो अब हम नहीं दे सकते बतौर इत्तेहादी जमात। ना डार साहब हमारे कहने में है, ना मिफ्ता साहब हमारे कहने में है, पॉलिसीज बाकी हम हुकूमत में मौजूद हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हम ले रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें आलिया साहबा, इससे निकलते हुए कि ये हुकूमत अगर आई ही 1 साल के लिए है और इसने जाना इंतखाबात के लिए है, तो कैसे ये खुश दिली से फैसले कर सकती है? थोड़ा पसे मंजर भी तो देखे ना। इमरान खान की पिछले साल दिसंबर की तकरीर सुने बतौर वजीर आजम कि महंगाई का सैलाब आ रहा है, इसे हम रोक नहीं पाएंगे। फिर जब पता लगा अदम एतमाद है, तो फिर सब्सिडी दे के जिस तरह बेड़ा गर्क किया गया, आईएमएफ से मायदे को तोड़ा गया कि हम आज तक आईएमएफ को राजी करने के चक्कर में है और इमरान खान उन्हें डिफॉल्ट की तरफ आमादा करने के चक्कर में है। अब इस मुसीबत के अंदर जो मुसीबत में फंसे हुए हैं वो पाकिस्तान के अवाम है। और अगर आप सारे इशू में देखें, फसाद की जड़ जो बैठ नहीं रही,
फसाद की जड़ इमरान जी ठीक है, बैरिस्टर साहब इजाजत दीजिए ताकि बाकी पार्टिसिपेंट से भी इस बारे में राय ली जा सके। मैं आऊंगी यावर बुखारी साहब की जानिब भी, लेकिन इससे पहले राना साहब, बैरिस्टर साहब जो कि आपके इत्तेहादी हैं, वो भी इस बात पे समझते हैं, उनकी भी ये राय है कि ये जो इस वक्त महंगाई की चक्की में अवाम पिस रहे हैं, उसमें मिफ्ता और इसहाक डार की लड़ाई है। असल में ये रस्साकशी ने अवाम की जिंदगी में ज्यादा मुश्किलात पैदा की हैं, ना कि आप ये मलबा पीटीआई के ऊपर या इमरान खान के ऊपर डाल दें कि साबका हुकूमत की वजह से है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया शबीर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके पब्लिक न्यूज़ का। आप खुद बड़े फहम फरासत रखते हैं, आप नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। और जो बैरिस्टर आमर साहब ने बात की, मैं बिल्कुल बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग ए नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, उसको इंडोज करता हूँ। ये बिल्कुल हकायक बड़े वाजे हैं कि ये 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम की अवधि की नींद के नतीजे में ये जो लोग मुसल्लत हुए थे, उनका 4.25 साल का किरदार और पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनने के बाद जब पाकिस्तान को दिवालिया करने की एक साजिश सामने आ गई और इमरान खान ने तो वो अरिस्तु खान जो असद उमर साहब को अमेरिका भेजा हुआ था 2.5 लाख के लिए, फरमान जारी किया कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, प्रोग्राम को लेट किया। और जब असद उमर साहब तशरीफ लाते हैं, सर वो तो पुरानी बात होगी राना साहब वो तो पुरानी बात होगी। मैं तो बना दिया गया। राना साहब मैं आपकी देखिए, मैं राना साहब मैं आपकी इस बात से एग्री भी कर लेती हूँ और मैं कहती हूँ आप जो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि आप लोगों का ये जो बयानिया है कि इमरान खान की वजह से, असल में ऐसा नहीं है। अब आपके इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि इसहाक डार और मिफ्ता की लड़ाई की वजह से ये सब कुछ है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मिफ्ता और इसहाक डार की कोई घर की लड़ाई नहीं है। जब कीमतें बढ़ रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था, तो हमारी सबकी तमाम इत्तेहादी गवर्नमेंट की कोशिश थी कि हम डॉलर को कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें। और आप सबको पता कि एक जब मीटिंग हो रही थी, तो जब कीमतें पेट्रोल की बढ़ी थी, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग छोड़ दी थी। लेकिन इसहाक डार साहब को भी हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर का ही प्रेशर था कि अब तेल की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। जब पिछले महीने 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हुई, तो जनाब IMF डिफर गया और वो MOU, वो एग्रीमेंट जो इमरान खान ने किया, हमने नहीं किया, इत्तेहादी गवर्नमेंट ने नहीं किया। और मैं समझता हूं कि ये जून तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है, जब डॉलर को हमने ओपन किया तो जिनेवा में IMF के साथ मुज़ाकरात के बावजूद वो नहीं आए थे। जब डॉलर को आलिया साहबा ओपन किया तो वो विदिन 2 डेज पाकिस्तान पहुंच गए। और अब उनकी जो टर्म एंड कंडीशन थी 400 अरब का मिनी बजट, हमने उनकी बात ये नहीं मानी, हमने 170 अरब का मिनी बजट पेश किया। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये 2020 में बल्कि हर साल मिनी बजट इमरान खान पेश करता रहा। ठीक है, वो सारी हुकूमतें करती रही, ये कोई नई बात नहीं। ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये सारी हुकूमतें पहले भी ऐसे करती आई हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस कदर जो इस वक्त महंगाई है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान सब जो एग्रीमेंट करके गए थे वो जून में खत्म हो रहा है। चले मैं इसके जून के ऊपर बात करूंगी, लेकिन यावर बुखारी साहब, यावर बुखारी साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। यावर बुखारी चाहिए नहीं, बिल्कुल यावर बुखारी साहब, क्योंकि ये मुल्क को बचाना है, स्टेट को बचाना है। हम हमारे वोटर नाराज हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क को भी किसी ने बचाना है ना। या 9 अप्रैल 2022 से खान साहब कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, वो कंटेनर से उतरते नहीं है, तो बर्बादी। जी ठीक है, राना साहब इजाजत दें। यावर बुखारी साहब हमारे साथ हैं, PTI के सीनियर रहनुमा है। यावर बुखारी साहब, ये जो हम क्यों सुनते हैं जब भी कोई मामला होता है, ये मईशत का है, इसके ऊपर जब भी बात होती है, वो कहते हैं कि IMF से एग्रीमेंट आप करके गए थे, उस एग्रीमेंट को जाहिर है वो भी हमारे सामने नहीं था। आज PMLN ने किया, वो भी हमारे सामने नहीं है। इन्होंने एग्रीमेंट किया या इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एग्रीमेंट रजामंदी जाहिर की, वो कुछ भी हमारे सामने नहीं है। तो ये हम किसको इसका कसूरवार ठहराएं, हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, अभी हम किस बात को तस्लीम करें।
वो पैनामा वाली बातें इनकी थी, झूठ बोलते रहे, इनकी जो लीडर वापस आई है वो बोलती रही, झूठ पे झूठ। वो डॉलर इसाक वापस आया, कहता है जी मैं डॉलर को 180 पे ले आऊंगा और IMF की ऐसी की तैसी, देखें मैं आंखों में आंखें डाल के बातें करूंगा। आपको अगर इल्म नहीं है, आप IMF के किसी बंदे से पता करें, इसका नाम है इसाक फजिंग डार। ये फिगर्स फज करता है, झूठ बोलता है उनसे, और उनसे झूठ बोलता आया है। हमारे पास जब 2018 में हुकूमत हमारे पास आई, और ये रिकॉर्ड है, ये राणा साहब जैसी बातें कर रहे हैं ना, ये मफरूजों पे नहीं है, ये रिकॉर्ड पे है कि 7.5-8 अरब डॉलर कुल पड़ा था और 10.5-11 अरब डॉलर की पहली किस्त ड्यू थी। हम लोगों ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमारे लिए IMF के पास जाना फिर उनकी शराइ जैसे भी इनको माननी पड़ी, ये माननी पड़ती है आपको फिर, और फिर आपको नेगोशिएट, क्योंकि आप में ताकत होती नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि ट्रांसपेरेंट ये लोग है नहीं, इनके अखराजात इनकी आमदन से ज्यादा होंगे, तो वो लोग ये लोग बातें IMF के आगे कर नहीं सकते। 85 रुकनी कैबिनेट बना के पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, और अब ये देखना कैबिनेट 100 की कब होती है, आपका पेट्रोल 300 को कब क्रॉस करता है, डॉलर 300 को कब क्रॉस करता है, ये तो उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये बातें सारी करते रहे, कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी। आलिया जरा दिल पे हाथ रखें और अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि 6% की पे आपकी GDP ग्रोथ हो रही थी, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान में हो ही भी नहीं थी पिछले 20 साल में, वो 9.8% पे थी, और IMF ने वेरीफाई किया इससे भी ज्यादा थी। आपकी एग्रीकल्चर 4.4 पे था, आपकी सर्विसेज 5.2 या 5.6 पे था, आपका जो फॉरेन रेमिटेंस था वो 32 अरब डॉलर हो गया था। मतलब कौन सी बात आई थी लेकिन ये बिल्कुल जी बात कर लीजिए कंप्लीट। इनको कौन सी इनको तलब थी, कौन सा इनको कीड़ा काट रहा था कि भाई हमने हुकूमत लेनी है। वो सिर्फ अपने 1200 अरब रुपए के इन लोगों ने अपने केसेस माफ करवाने थे। इन लोगों ने आके अमेरिका को बहुत सारी तसल्लियां दे के ये लोग आए थे। फिर जब ये यहाँ पे आके बैठे, बाजवा साहब अभी किस चीज का खमियाजा भुगत रहे हैं? वो इसलिए कि 6% पे मईशत ग्रो कर रही थी, आप अपने सारे कर्जे पे कर रहे थे, आपको जो ड्यू थी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जा रही थी। एक ब्रेक शामिल करूं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आती हूँ, अच्छा मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जब वापस आती हूँ तो यहीं से कंटिन्यू करूंगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर PTI ये समझती है कि वो इस वक्त इसकी सारी जिम्मेदार नहीं है, तो फिर कौन है? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। यावर बुखारी साहब बात कर रहे थे, बहरहाल उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। यावर बुखारी साहब, एटलीस्ट मैं आपसे ये तवक्को करती हूँ कि आप एक अच्छी गुफ्तगू करते हैं, सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, और जैसे अभी आपने दलाइल के साथ बात की है, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, लॉजिक के साथ बात होनी चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। बात को बिल्कुल ही गलत तरफ टेंशन पे ले गई ना। देखें, हम लोगों की हर अपनी जो हरकत होती है, हमें फिर उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मुझे बताएं, चाहे बाजवा साहब ने किया नहीं किया, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने लालच की नहीं की, बताएं 6% पे मईशत ग्रो कर रही है, आपको क्या कौन सा कीड़ा काटा है कि आप उसको हुकूमत चेंज कर दे और उसको उठा के 1% से नीचे ले? ये तो जमीनी हक है कि आलिया से ना आप इनकार कर पा रही है ना हम इनकार कर पा रहे हैं। ये बात मान भी लूं, ये मैं बात मान भी लूं, आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि तारीख भी इसी से मिलती जुलती है, मैं ये बात मान भी लूं आपकी। लेकिन अगर आप मुल्क के साथ इतने ही सिंसियर थे, जब आप गए IMF के साथ एग्रीमेंट करके गए थे, वो आप इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने सब्सिडी, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, सब्सिडी आपने देना शुरू कर दी, साथ में आपने पेट्रोल बिजली की कीमतें कम कर दी, ताकि ये मलबा नेक्स्ट गवर्नमेंट कोई भी आए उसके ऊपर पड़े और अवाम में हमें एक थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्शन का टाइम मिल जाए। तो ये आप लोगों ने किया। आलिया से नहीं था, आलिया जो हमने सब्सिडी दी, अभी देख केन्या को देख लें, उन लोगों ने अपने ऑयल के अंदर सब्सिडी दी, IMF की उनकी डील थी। हम लोगों ने जो सब्सिडी दी, हमने उसके लिए बताया कि ये पैसा कहां से आएगा। IMF से हमने पैसा नहीं लेना था, हमने अपने PSDP के प्रोजेक्ट को स्लो डाउन करना था, और हम लोगों ने जो हमारे पास
सरप्लस पड़ा था पंजाब और केपी में, हमें वो इस्तेमाल करना था। हमने तो बताया कि हमारी आमदन से हमारी सब्सिडी ज्यादा नहीं है, हमारे लेकिन यावर बुखारी साहब वहां पे तो केपी के गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास तो कोई पैसा है ही नहीं, और वजीर आजम साहब इसके ऊपर भी शोर कर रहे हैं कि वो पैसे गए कहां से। कि अभी इस दफा का हमारा हाइडल शेयर हमें नहीं दिया ना वहाँ पे। अगर हाइडल शेयर दे देते 180 अरब रुपए का, तो हमारे पास से सरप्लस पड़ा हुआ है वहाँ पे। जी ठीक है, तो हमें एक एक चीज को मिलाना पड़ेगा ना। हम सिर्फ अगर मैं एक जुमला बोल दूं नून के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये नाइंसाफी है। मुझे दलाइल के साथ बात करनी है, मफरूजों पे बात नहीं करनी। बिल्कुल। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रही हूँ कि ये आपने जाहिर है कि एक इंडिविजुअल पार्टी भी है, इत्तेहादी गवर्नमेंट भी है, आप ये जो इस वक्त मिनी बजट है, आप लोग की पार्टी जाहिर है इसको सपोर्ट तो कर रही है, वो किसी सूरत भी, चाहे वो आप कहें कि हम इत्तेहादी होने की वजह से कर रहे हैं, नाराजगी के साथ कर रहे हैं, आप लोग इसको सपोर्ट तो कर रहे हैं, इसके हक में ही है। देखिए, सपोर्ट कर रहे हैं, कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसकी। मैंने जो भी बात की है तनकीद की, ना उस तरफ की है ना उस तरफ की। हम तो हल की तरफ चाहते हैं। हमने कहा है कि बेहतरी करनी चाहिए। पीएमएलएन का दावा हमेशा से मईशत की बेहतरी का रहा है, और अगर हम पीछे चले बाइस नहीं होते, थोड़ी देर के लिए हम 4-5 साल पीछे जाते हैं। हम भले तनकीद कर रहे थे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत पे, लेकिन 2017 तक एक स्टेबिलिटी थी, मुल्क एक बेहतरी में था। दहशतगर्दी जो हमने जंग लड़ी खत्म हुई, लोड शेडिंग के खिलाफ हमने मंसूबे लगाए, इन्होंने आगे बढ़ाए, सीपैक हम साइन करके आए, इन्होंने आगे बढ़ाया, मुल्क एक तरक्की की तरफ गामजन था। और अब जब तक मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ मुझे आलिया साहब को मौका दे, तो वो आप देखें लेकिन उसके बाद ये इंस्टेबिलिटी किसने क्रिएट की? वो कौन से कैरेक्टर्स थे? ये बार बार बुखारी साहब जैसे दोस्त, मैं इनका एहतराम करता हूँ, इन्होंने इतना मुकायनात का सबसे मोतबर दरूद पढ़ा है इन्होंने, और इमाम मुंतजर का जिक्र किया है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से दुनिया के मामलात में इतना इंडल्ज नहीं होना चाहिए। आखिर पे हमारी शफात ना इमरान खान ने करवानी है और ना आसिफ जरदारी साहब ने करवानी है, तो जिनका दरूद पढ़ते हैं उन्होंने करवानी है। तो ये मलूज़े खातिर रहना चाहिए ये चीज। मैं ये कहता हूँ, उन्होंने बारहा कहा कि इन्हें कौन सा कीड़ा काट रहा था, जिस लफ्ज को उन्होंने Exactly, मैं यही कह रही हूँ कि यही तो अगर ये सब कुछ था तो फिर आप लोगों ने गवर्नमेंट ही नहीं लेनी थी ना। अगर आप लोगों को, आप डायरेक्ट इलेक्शंस की तरफ चले जाते। जो मंसूबा था आलिया शब्बीर साहबा, वो बड़ा खतरनाक। फैज हमीद को, अब ये ढका छुपा किसी से नहीं है, फैज हमीद को आर्मी चीफ बना। अब वो बार बार कहते हैं मैं तो उसी को ISI चीफ रखना चाहता था, आर्मी चीफ बनाना चाहता था, अपनी मर्जी का। हुकूमत मेरी बनाओ, मेरी हुकूमत बचाओ, मेरी खारजा पॉलिसी चलाओ, मेरे लिए मेंबर इकट्ठे कौमी असेंबली में करके लाओ, मेरे लिए डॉलर इकट्ठे करके लाओ। तुम्हारे से बड़ा डेमोक्रेट जर्नैल कोई नहीं है, तुम कौम के बाप हो, तुमसे बेहतर शख्स कोई नहीं है। ये कौन कहता रहा? अब सुनते नहीं रहे। फिर जब उन्होंने सिर्फ ये ऐलान किया जनरल बाजवा ने कि पाकिस्तान की फौज सियासत में जो दखल अंदाजी करती रही, हम माफी मांगते हैं और हम शर्मिंदा हैं, उसके बाद वो न्यूट्रल से जानवर हुए, जानवर से मीर जाफर हुए, मीर जाफर से मीर सादिक हुए, गद्दारी तक के टाइटल लगा लिए गए। आज भी हमारे दोस्त बैठ के कहते हैं कि फौज को गालियां निकाली जा रही हैं। कौन निकाल रहा है? सिर्फ ये लोग निकाल रहे हैं। हम लोगों को तो, हम जनरल जिया का मार्शल लॉ फेस करके तख्तादार पे भी लटक जाएं, फौज को गाली नहीं देते हैं। हम फौज को मजबूत करते हैं एटमी प्रोग्राम देके, मिसाइल टेक्नोलॉजी देके। फौज को 50,000 खून की बोतलें देते हैं जब वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ती है। फौजी मेरा है, मेरे खानदान से है, मेरा हिस्सा है। ये कौन है जिसने ये फितना, कीड़ा जो था बुखारी साहब, वो कीड़ा फितने का था, फसाद का था, वो कीड़ा इंतशार का था, वो कीड़ा तकसीम का था, वो कीड़ा मुल्क को तोड़ने का था, जिसे हमने रोका है। जो वफाक इमरान खान तोड़ना चाहता था, उस कीड़े को कंट्रोल किया है, उस कीड़े को रोका है। उसके लिए हमें कीमत देना पड़ रही है, कीमत बहुत बड़ी है, सियासी कीमत है, लेकिन सियासतदान नहीं चुकाएंगे तो कौन चुकाएगा? मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। और इमरान के खत लिख लिख के फरमाइशें करना कि मुल्क को डिफॉल्ट किया जाए, ये उसकी साजिश का सबूत है। जो शख्स कहता हो कि मुल्क के 3 टुकड़े हों, जो शख्स अपने बुजुर्ग खजाना से खत लिखवाता हो कि मुल्क डिफॉल्ट करे, जो शख्स कहता हो कि ये क्यों वजीर आजम को बाहर के ममालिक पैसे दे रहे हैं, हमारे सैलाब ज़दगान की क्यों मदद कर रहे हैं, ये खैरात है, इन्हें शर्म नहीं आती? जो शख्स सारी जिंदगी खैरात पे पला हो, वो मुल्क के लिए सैलाब ज़दगान, जाहिर है अब हम जो सिचुएशन है उसको आगे लेकर ही बढ़ना है। जी ठीक है, आगे लेकर ही बढ़ना है, लेकिन कीड़ा नीस्तो नाबूद करेंगे।
ये बिल्कुल, अब जो भी सिचुएशन डेवलप हो गई है, अब जाहिर है कि ये सबको ही आगे लेकर चलना है, ये सबका ही मुल्क है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अपनी अपनी सियासत हर कोई करता है और हर कोई बचाता है। जैसे अभी राना साहब, मेरा आपसे ये सवाल, आप कह रहे हैं जून में खत्म हो रहा है ये एग्रीमेंट, यानी कि आपने सारा मलबा अवाम पर डाल दिया, अवाम को इस महंगाई के बोझ तले दबा दिया, और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जून में खत्म हो जाएगा। यानी कि अब इलेक्शन से पहले आप लोग भी वही करेंगे जो इमरान खान साहब जाने से पहले कर गए, और आप उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। नहीं, ये कीड़े वाली पार्टी, ये फितनेबाज जो पार्टी है, ये एग्रीमेंट उनका है, जून तक हमारा नहीं है। हमने कोई नया एग्रीमेंट MOU साइन नहीं किया। राना साहब, फिर वो आप लोग भी एग्रीमेंट दे दें, पार्लियामेंट को एटलीस्ट पेश कर दें, पार्लियामेंट में वो एग्रीमेंट ले आए। मैं अर्ज करता हूं, हम नहीं कर सकते नया प्रोग्राम। पुराना प्रोग्राम जो है वो जून तक है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट रुकी हुई है। आप ये देखें कि 73 साल में जितने मुल्क ने कर्जे लिए वो पॉलिटिकल, गैर पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, और जो 3.25 साल में इस इमरान न्याजी के टोले ने 32,000 अरब से ज्यादा के कर्जे लिए। अब कोई एक नए मंसूबे का नाम बता दें। जब हमारी गवर्नमेंट थी, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी और 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। हमने 5000 मेगावाट के, तो पंजाब में, मैं पंजाब कैबिनेट का मेंबर था, शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये शिखपुरा में विक्की पावर स्टेशन 1230 मेगावाट, कसूर हेड बल्लो की, जंग हवेलियां बहादुर शाह, और ये अपना साहिवाल, हमने मंसूबे लगाए थे। हमने लाहौर से कराची मोटरवे बनाई, लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनाई, हमने फार्म टू मार्केट रोड बनाए, हमने हेल्थ काउंसिल बनाकर हर हॉस्पिटल को। लेकिन राना साहब, ये सब कुछ कर लिया, जाहिर है इस वक्त तो तहम्मिल नहीं हो सकती मैशत हमारी कि आप ये सारे मंसूबे लगाएं, या आप कोई तरक्याती इवन के बजट भी रखें। एटलीस्ट इस वक्त अगर आप IMF से छुटकारा चाहते हैं तो आप अपने भी बजट की कटौती करें और ये तरक्याती बजट भी खत्म करें जो कि दूसरों की जेबों में जाता है, तो ताकि आप मैशत को सहारा दें। वो तो आप कर नहीं रहे, अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। नहीं, हम वही कर रहे हैं। अब 96 अरकान की वफाकी कैबिनेट वाले हमसे सवाल करते हैं, भाई वो मईद यूसुफ कौन था जो अमेरिका से गिफ्ट लाए हुए थे, ये जुल्फी बुखारी कौन है, ये शहबाज गिल कौन है, डुअल नेशनलिटी वाले। आधी कैबिनेट तो इनकी इंपोर्टेड थी। हमने तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वुज़रा, हमारे एडवाइजर्स ने सैलरी ना लेने का फैसला किया है। हम मुल्क के साथ हैं, हम मुल्क के साथ 14 ने दरखास्त दी है राना साहब, वो 14 है जिनकी दरखास्त आई है। ठीक है, हमने मुश्किल फैसला किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल फैसला तो कर लिया, लेकिन इसका बोझ भी तो बर्दाश्त करें। मुश्किल फैसला करके अवाम के ऊपर ना डालें, ये मेरा सवाल है। और अर्ज ये है कि अगर डार साहब ने पिछले महीने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया था तो अवाम को रिलीफ देने के लिए किया। अब 70 रुपए महंगा करके तो फिर 10 रुपए सस्ता करें। ये जो एग्रीमेंट करते हैं, ये कितने भी टैक्स हमने नहीं रिटर्न लेके दिया, ये इमरान खान ने लेके दिया। यावर साहब इजाजत दीजिए। ये देखिए कितने एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये अवाम के सामने तो होते नहीं है, इवन के पार्लियामेंट में भी नहीं आते, वहां पे भी जेर बहस नहीं आते, ताकि कम से कम कुछ तो इंडोर्समेंट और अवाम की उसमें नुमाइंदगी शामिल हो। ये कैबिनेट भी और या फिर एक वजीर खजाना बैठ के ये सब डिसाइड कर लेता है और प्राइम मिनिस्टर इसकी मंजूरी दे देता है। उस वक्त उसको ये है कि गवर्नमेंट बचानी होती है। देखिए, सबसे पहली बात है जो खान साहब ने मुआहदा किया ना, ये जो इतनी बातें कर रहे हैं वो मुआहदा जरा सामने दें, दिखा दें, एक बात। नंबर 2, ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने तनख्वाहें ना लेने का हमने इरादा किया है, वो हमें कागज पे दिखाएं, बातें ना करें। फिर तनख्वाह इनकी जितनी भी है ना, उससे 3 गुना ज्यादा तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो भी ना लें। हमें दिखाएं ना कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी नहीं ले रहे और हम लोग अपने जेब से पैसा लगा के काम कर रहे हैं। देखें, ये जितनी बातें ये लोग कर रहे हैं ना, ये सारी वो बातें हैं कि जो एक हारा हुआ शिकस्त वाला बंदा वो बातें कर रहे हैं। खान ने ये किया, खान ने वो किया, खान की बेटी की बातें करेंगे तो फिर हम लोग बाकियों की बेटियों के बारे में बात नहीं कर सकते। एक जलालत है जिसके ऊपर ये लोग चले गए अभी। लेकिन ये जो इनको बड़ा वो दुख हुए ना कीड़े वाली बात पे, देखें मेरे भाई ने इमाम मुंतजिर की बात की, तो इमाम मुंतजिर को अगर मानना है और फिर आप लोग इनकी चोरियों के ऊपर इनके साथ खड़े हुए हैं, वो तो बड़े दुख की बात होती है, क्योंकि उनने तो आखिर अदल और इंसाफ फैलाना है। अदल इंसाफ की जब बात करनी होती है, बंदा अगर अपना बाप भी गलत काम कर रहा है तो फिर खड़े हो, वो तो खड़े इन लोगों ने कभी भी नहीं होना, क्योंकि जरदारी और नवाज शरीफ तो इनको इजाजत ही नहीं देंगे। दूसरी जो बात है मेन, इनको समझने की जरूरत है
कि ये मईशत मुझे दिखा दें कि 6% पे ग्रो नहीं कर रही थी। इस मईशत को कहीं भी डिफॉल्ट का खतरा था। जी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें भी हकीकत है। मैं तो यावर साहब ये कह रही हूँ, इसमें भी हकीकत है, ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अवाम के ऊपर बोझ डालते हैं, IMF से एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन आते हैं या अपनी हुकूमत को कोई खतरा महसूस होता है, अवाम के पास वापस जाना होता है, तो कुछ ना कुछ मैनेज करके तो वो सब कुछ जो आपका स्टेट है उसको उसके ऊपर बोझ डाल के तो फिर ये लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे इमरान खान आखिर गिरफ्तारी क्यों देना नहीं चाहते, क्या वाकई डरते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। यावर साहब, मैं आपसे ही कमेंट लेके फिर आगे बढ़ती हूँ। ये इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी का मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू की थी, ये तो सबसे अच्छा मौका था कि अब जबकि उनकी गिरफ्तारी की बात आ रही थी तो वो खुद किसी पुलिस स्टेशन में जाते और कहते कि ये मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ, मैं अदालत में भी पेश हो जाता हूँ। लेकिन वो दोनों सूरतों से भाग रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? आलिया, इमरान खान को दो चीजों का खतरा है बहुत क्लियर। उनकी टांगे अभी तक पूरी हील नहीं हुई है, एक बात। नंबर दो, उनको उनकी जान का खतरा है क्योंकि हालिया उनके ऊपर हमला हो चुका है। और आपने देखा है वो जो गुजरात के शाह साहब ने बोला था कि नवाज शरीफ ने मुझे बोला कि दो बंदों को मारना है, अरशद शरीफ को और इमरान खान को। तो वो गनमैन जो वहां पे थे वो तो फोरेंसिक्स भी बता रही है कि एक नहीं था, 3 गनमैन थे। ये कहां से आए? अच्छा, ये अब आप पहले जरदारी सब के ऊपर इल्जाम आया था और अब ये नवाज शरीफ के ऊपर आप लगा रहे हैं कि अब वो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। तो अभी इमरान खान ने बोला है कि जरदारी साहब ने किसी ये आउटलॉ ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय किया खान साहब को मारने के लिए। आपको इससे कोई 2 महीने पहले की अगर आप नहीं, जाहिर है कि ये फिर आप अदालत में पेश होने से पहले जाहिर है कि देखें वो बिल्कुल उनकी जान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है और उनकी जान उतनी ही कीमती है जितनी एक आम शहरी की या फिर जरदारी साहब की या फिर नवाज शरीफ साहब की, तो सबकी जान कीमती है। तो रियासत को सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन ये भागना इस तरह से ये कोई अच्छा जेस्टर नहीं आ रहा। लोग जो है इसको देख रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। चलें बैरिस्टर साहब, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं कि क्या सियासी तौर पर हो, कानूनी तौर पर हो, इमरान खान साहब के पास ये राइट तो है कि वो कानूनी जंग लड़ सकते हैं, पेश ना होकर सियासी जंग भी लड़ सकते हैं कि वो नहीं गिरफ्तारी देना चाहते, तो इसमें हर्जी क्या है? आप लोग कहते हैं कि 30 मार खान नहीं है। हम तो नहीं चाहते, हम तो ये भी नहीं एज अ पॉलिटिकल पार्टी और मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर कभी भी नहीं चाहता कि किसी की गिरफ्तारी हो। मैं वो तरीकाकार ठीक था जब मियां नवाज शरीफ को के ऊपर इल्जामात थे पनामा वाले, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था, उन पे ट्रायल हुआ था, जब उन्हें सजा मिली फिर अरेस्ट किया गया था। यही तरीकाकार होना चाहिए। अगर कोई जो लोग ये प्रोमिनेंट लोग होते हैं पॉलिटिशियन, अगर कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, तो ये प्रोमिनेंट लोग हैं। आपको इतना है तो चले ECL में नाम डाल दे, बाहर ना जा सके, अदरवाइज उन्हें अरेस्ट करना ये सिवाय तजलील की और कुछ नहीं होता। और ये तजलील सबसे ज्यादा इमरान खान की हुकूमत ने की है। वो रोज कहते थे मैं पकड़ूंगा, अंदर करूंगा, और ये सारे हरकारे जितने थे 100 के करीब कैबिनेट सुबह शाम वो नैब के एहलकारों का काम करते थे और खबरें देते थे कल गिरफ्तार होगा, आज गिरफ्तार। तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, आज भी कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ट्रायल करें किसी का, लेकिन इसके बावजूद जी ठीक, एक बात मुझे जी इसके बावजूद भी बहुत से PTI के लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये इसमें आपकी इत्तेहादी कहें या जो कुछ भी कहें, आप लोगों की ही हुकूमत है। आलिया साहब वो तो कंपनी की मशहूरी के लिए हुए हैं ना, 5-5 दिन जबरदस्त किस्म की सेल्फियां ट्विटर इंस्टाग्राम भरे, गले में बाएं डाले, विक्ट्री के निशान बनाए। ये हमने भी जेलें काटी हैं। आइए गूगल पे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 3 बच्चों को लेके लांडी जेल के बाहर ईद वाले दिन बैठी होती थी कि बाप की मुलाकात ईद पे करवा दी जाए। वो बाप जो 11 साल मुसलसल जेल में रहा है, ये क्या करते हैं ये पाकिस्तान की। ये तो 5 घंटे 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन, और ये बाहर आ जाते हैं
और कंपनी की मशहूरी बड़ी होती है। तो इसी से तो मैं रोक रहा हूँ, ये हरकतें ना करें, ये हुकूमत वक्त को नहीं करनी चाहिए, इनका ट्रायल करें और जब हो जाए। अब एक बात, इतना खतरनाक रुझान है कि अपने सियासी मुखालिफिन को दुश्मन करार देना। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका 5वां असूल हमने अपने लहू से लिखा है, शहादत हमारी मेरास है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होके जाने दी हैं और इस रियासत का बयानिया बदल के फौज का उनके खिलाफ खड़ा करके जंग लड़के मुल्क को फतह किया है दोबारा, और इन्होंने दोबारा हवाले किया है। अब जो यजीदी टोले के मानने वाले हो, जो कभी दहशतगर्दों का वकील हो, हमदर्द हो, उसका नाम तालिबान खान हो, वो कहता भी हो, आज भी कहता हो कि मैंने इतने हजार लोगों को ला के दोबारा सेटल किया है और मैं करना चाहता था। आज KP के सुभान अल्लाह, वो लोग इल्जाम लगाएंगे उन पे शहीदों के ऊपर, क्योंकि मकतबा फिक्र वाले इल्जाम लगाएंगे तो हैरानगी नहीं होगी तो क्या होगी भाई। हम वारिस हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के, शहीद बेनजीर भुट्टो के। आपके पास है नहीं, आपको कभी नाम लेना पड़ता है भुट्टो साहब का शहादत के लिए, कभी बीबी का, कभी सलमान तासीर का, आपके पल्ले है क्या? जी ठीक है राणा साहब, दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे राणा साहब। जी ठीक है राणा साहब, आप लोग तो खुद भी ये सब कुछ भुगत चुके हैं। मौत खत्म करते जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल तारीख गवाह है इसमें, और मेरे ख्याल में बच्चा बच्चा जानता है इस तारीख को तो। लेकिन राणा साहब, पीपल्स पार्टी हो या फिर PMLN हो, पीपल्स पार्टी ने जहां पे शहादतें दी हैं, PMLN ने भी बहुत जेलें काटी हैं, बहुत सजाएं भुगती हैं। तो अब आप लोग अपने मुखालफिन के साथ जब वही सलूक करेंगे, आप आके आपके वजीर दाखिला ये कहेंगे कि गिरफ्तार करेंगे, कभी ऑडियो लीक रिलीज करेंगे, FIO को हुक्म देंगे, तो अपने मुखालफिन के साथ ये सब कुछ करना सियासी तौर पर आप समझते हैं कि दुरुस्त है? आलिया शबीर साहबा, मैं एक मुसलमान हूँ, पहले कलमा गो हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत बरहक है। लेकिन इमरान न्याजी जो खुद तालिबान का लीडर है, वो इतना मौत से डरता है। भाई वो वजीराबाद वाला वाकया था तो पंजाब में गवर्नमेंट किसके थी, और वो छतों के ऊपर इसकी हिफाजत के लिए, आप यकीन करेंगे 5000 पुलिस के मुलाजिम इसकी हिफाजत कर रहे थे, और इसके घर मैंने फायर किया तो मुअज्जम गोंदल नीचे अल्लाह को प्यारा हो गया। ये कातिल है उस मासूम बच्चों के बाप का, और फिर बख्तरबंद से निकलता ही नहीं। अब ये देखें कि वो जो केस है, मैं समझता हूं मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो हम नहीं है, नहीं, वो ऐसे बाबर PTI का फाउंडर मेंबर है, उस केस में इसने पेश होना है। अब सुबह से अदालत लगी, रात 9 बजे तक अदालत इंतजार करती रही। आप तशरीफ लाते हैं, अफवाह चौधरी का केस उठा के देख लें, आप कहें कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। ये सब गिरफ्तारियां जो मुख्तलिफ इनके लीडर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, या कुछ जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया, चाहे वो आपके मुखालिफ भी हैं, आप लोग ये मुखालफिन की इस तरह की विक्टिमाइजेशन का निशाना बन चुके हैं। आप लोगों को ये जेब नहीं देता कि वही सब कुछ आपकी गवर्नमेंट में हो। इमरान न्याजी की टांगे कांपती हैं। जेल भरो तहरीक, ये जेल चलाई हुई है, मासूम लोगों के, छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाहर बिठाया हुआ है, इतना डरता है। 23 महीने हमजा शबाज ने जेल काटी। मियां नवाज शरीफ 13 जुलाई 2018 को अपनी बीवी को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़कर हडियाला जेल गिरफ्तारी देते हैं, मरियम बीबी गिरफ्तारी देती है, और शहबाज शरीफ ने 13 महीने जेल काटी, और ये कहते हैं हम, ये तो खुद नुमाई करते हैं, खुद अदालतों में पेश नहीं होते, खुद रिलीफ लेते हैं। लेकिन ये अदालतों से रिलीफ तो जाहिर है कि अदालत तो आपके लिए, मेरे लिए, सबके ही जो भी केस है वो सुनेगी और अपने एक जाहिर कानूनी जो भी होगा उसके मुताबिक ही फैसला देगी ना। यावर बुखारी साहब, अगर वही बात है कि ये जो सियासी तौर पर कहा जा रहा है कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचना चाह रहे हैं और उसके लिए पर तोल रहे हैं, और देखिए आप तो अमरीकी सफीर से, आप अमरीका के खिलाफ थे कि अमरीका ने साजिश की है, अमरीकी सफीर से आप लोग ही मिलते कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं कि भाई ये हालात हमारे साथ और ये सलूक हो रहा है। पाकिस्तान में नहीं बात सुनी जा रही। सबसे पहली बात तो ये है, आप जरा बात को प्लीज जरा क्लियर रखेंगे। आज तक हम लोगों ने कभी ये नहीं बोला है कि अमेरिका के उस सेकंड कैटेगरी सेक्रेटरी ने साइफर नहीं भेजा था जहां पे उन्होंने धमकी नहीं दी थी। ये बात कभी भी खान साहब ने ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा भी आगे चलो इससे, लेकिन जो हालिया चीजें सामने आ रही हैं उससे खान साहब ने क्या बोला है,
फिर आप बोलेंगे कि फौज के खिलाफ नहीं। खान साहब ने खुद क्लियरली बोला है कि इसके अंदर बाजवा साहब ने उनको रिक्वेस्ट की, उनको कन्विंस किया, हुसैन हक्कानी को हायर किया और फिर वो बात वहां से डोनाल्ड लू से वापस आई। छोड़े इन बातों को, आगे चले। हम लोगों ने कभी ये दिमाग में क्लियर कर ले, हमने अमेरिका को क्लियर नहीं किया है। हमने बोला कि वो मुलविस है। अमेरिका से पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के कम अज कम 56 ममालिक के अंदर हुकूमत उल्टाने में और उसको खत्म करने में मुलविस है। एक बात। नंबर 2, हम लोगों ने कभी ये नहीं बोला है कि अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ आपको ये बोलते हैं कि उनकी गंदी बातें, गलत बातें, मुल्क की जमहूरियत को नुकसान देने वाली बातें, मईशत को नुकसान देने वाली बातें हमें नहीं सुननी चाहिए। जी यावर बुखारी साहब, यही मेरा सवाल था कि यही सब अगर समझ जाएं कि अगर हमारे लिए जो चीज दुरुस्त नहीं है वो दूसरे के लिए भी दुरुस्त नहीं है, यही मेरा PMLN से रिक्वेस्ट है, यही पीपल्स पार्टी से और यही आपसे। आप कहें कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ भी गलत हुआ है, हमारे साथ भी गलत हो रहा है, आइए सब साथ मिलकर चलते हैं। फिर तो जमहूरियत की बात हो गई ना कि आपने जमहूरियत को सपोर्ट कर दिया। अगर आप ये बात नहीं करते तो यानी कि आप अपने मुफाद की बात करते हैं और दोबारा हम जीतेंगे इलेक्शन। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा, सिस्टम का ड्रामा खत्म हो गया। अब ये एक पेज पर ड्रामा करने वालों का ड्रामा एक्सपोज हो गया। अब ये जेलों से डरते हैं, घबराते हैं, खुद जाते नहीं। जी राणा साहब, यावर साहब को कंप्लीट कर लेने, मेरे पास फ्यू सेकंड है। यावर साहब कंप्लीट कर लेने, राणा साहब कंप्लीट कर लेने। जी यावर साहब कंप्लीट कर लेने। मुकदमा झूठे नहीं होने चाहिए। जी ठीक है, मेरे पास क्लोजिंग का टाइम है, प्लीज आप यावर साहब को कंप्लीट कर लेने दें। जी यावर साहब, मुझे बात ही नहीं कंप्लीट करनी, बीच में एकदम शुरू हो गए। देखिए, जहां तक इस मुल्क की मईशत का ताल्लुक है ना, तो अयूब खान के जमाने तक देखें वो चल रही थी। ये मुल्क की मईशत तबाह होनी कब शुरू हुई? ये भुट्टो साहब ने जब नेशनलाइज किया, ये भुट्टो साहब ने जब 80 सीटें ली और मुजीबुर रहमान की 160 थी और कहा उधर तुम इधर हम, तो पाकिस्तान के दो। जी ठीक है, क्योंकि बैरिस्टर साहब के साथ अनजस्टिस होगा अगर इसके ऊपर कमेंट ना करें। फ्यू सेकंड साबित हो चुके हैं और ये तारीख में उनके मुंह काले हुए हैं। आपका लीडर सुबह शाम भुट्टो साहब करता है, आप इधर बैठ के कोई और बात शुरू हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जी जरूरत ये है कि आज भी को आम आदमी को, दरमियाने तबके को इक्तदार में लाएं। ये सारे जो शराफिया बैठे हैं असेंबलियों में, ये अपने ऊपर टैक्स नहीं लगने देते। जी बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, यावर राणा अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।